खुशामदीद दोस्तों। आज की कहानी। बचपन में प्रभात फेरी निकलती थी तो सबसे पहले पार्षद जी का यही गीत गाया जाता था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब प्रभात फेरी समाप्त होती तो भी इसी झंडा गीत के साथ होती थी। एक बात और होती भी थी, बड़े सम्मान के साथ दो लोग झंडे को तह करके रखते थे। कई बुजुर्ग माथे से भी लगाते थे। उनकी देखा देखी बच्चों को भी लगता था कि वे भी लगाएं। तब ऐसा लगता था सबकी जान वही झंडा है। कई बार गुनगुनाते रहते थे, झंडे के नीचे निर्भय शान है इसकी, जान पाए चाहे जान भले ही जाए। जब स्काउट बने भी तो यह गीत गाते रहे, नीला नीला प्यारा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्काउटिंग का झंडा नीला था। देश आजाद हुआ, गीत देश की आजादी का प्रतीक बन गया। लेकिन हर पार्टी के झंडे हैं, किसी पर हाथी झूम रहा है, किसी पर साइकिल चल रही है, किसी पर पंजा बना है, किसी पर दराती, किसी पर बंद मुट्ठी है। कोई भगवा, कोई नीला, कोई लाल, कोई हरा, पता नहीं उसका ताल्लुक देश से या पार्टी विशेष से है। वह जो एक झंडे के प्रति प्रतिबद्धता थी, वह लगता है संयुक्त परिवार की तरह बट गई। रंग जुदा जुदा, ढंग जुदा जुदा, जैसे कोई भांडा फूट गया हो, उसके बिखरे रस पर टुकड़ों टुकड़ों में मक्खियां आ बैठी हों। लेकिन उस दिन एक घटना हुई। चुनाव के दिनों में हर एक पार्टी के लोग अपने अपने झंडे लेकर घर घर बांटते फिरते हैं। बांटते क्या है, जबरदस्ती पहला झंडा उतार कर फेंक देते हैं और अपना झंडा लगा देते हैं। घर या दुकान के मालिक बेकार की चकचक में नहीं पड़ते। वे हर एक को कह देते हैं, तुम भी लगा दो। जिसका यह जिक्र है उसकी दुकान पर पहले से एक झंडा लगा था। नया झंडा लेकर आए आदमी ने तैश में कहा कि हमें बेवकूफ बनाते हो, तुम तो अमुक पार्टी का झंडा लगाए हो, हमें कहते हो हम भी लगा दें। दुकानदार बोला, हम तो भाई दुकानदार हैं, बहुत से लोग अपना अपना माल लेकर आते हैं, सबसे कहते हैं रख जाइए। आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपना झंडा लगा जाइए। बेवकूफ बनाते हो, आपकी मर्जी है, हम तो कह ही सकते हैं। जो लोग झंडा लगाने आए थे वे गरम दल के आदमी थे, उखड़ गए, बकने लगे। दुकानदार पहले सुनता रहा, फिर बोला, आपने बहुत सारा माल दे दिया, जब यह बिक जाएगा तो और दे जाइएगा। हम आपका माल हर ग्राहक को दिखाना चाहेंगे, जो बिकेगा बिक जाएगा, बाकी आपको वापस कर देंगे। क्या मतलब? मतलब तो हमको पता नहीं, दुकान पर तो दिखाने बेचने का काम ही होता है साहब। राजनीति में ऊंचा दाव होता है, जैसी दुकान वैसा पकवान, दोनों का एक काम है। वह झंडे वाला आदमी तेजी से ऊपर गया और झंडा ऐसे लगाया जैसे फतेह याबी के बाद किले पर झंडा फहरा रहा हो। दुकानदार हंसकर बोला, वाह भाई वाह, हम भी अपना माल ग्राहक को इसी अंदाज में दिखाते हैं, कहते हैं इससे बढ़िया सारे बाजार में नहीं, भले ही वह 2 कौड़ी का समझकर आगे बढ़ जाए। क्या मतलब? कहा ना, मतलब तो हमें पता नहीं, दुकानदार हैं, शक्ल से समझ जाते हैं कि बिकने आया है या खरीदने, जेब खाली है या कुछ मालटाल है। आपके यहां राजनीति में भी मोल भाव समझकर दाम लगाया जाता है। आपने अपना झंडा गाड़ दिया, अब क्या पता कोई दूसरा आकर तुम्हारा निकाल कर अपना गाड़ दे। तुम काहे के लिए हो? हम तो खरीद फरोख्त के लिए हैं। आपने पहले वाले का झंडा उखाड़ा, अपना लगा दिया। पहले उनका भाव देख रहे थे, अब आपका देखेंगे। वैसे भी हर स्टेशन पर लिखा रहता है, अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। वह ऊपर गया, अपना झंडा उखाड़ा और नीचे उतर आया। दुकानदार हंसकर बोला, अच्छा हुआ समय रहते उखाड़ लिया, बाजार का कुछ पता नहीं, उठता गिरता रहता है।
आप बुरा न माने तो पहले वाला जो उखाड़ा था उसे ही लगा दीजिए। दुकान की शोभा बढ़ेगी, लोग समझेंगे यहां भी राजनीति की खपत है। पर तन तनाता हुआ पहले वाला झंडे पर पांव रखकर चला गया। दुकानदार का छोटा बच्चा स्कूल से लौटा था, अपने पापा से बोला, पापा हमने एक गाना सीखा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दुकानदार ने जब तक पहले वाला झंडा जमीन से उठाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया था। एक मंत्री जी अपने गांव आए। पुराना घर टूट फूट बिखर गया था। पत्नी का तकादा रहता था, गांव का घर बनवा दो। मैं उसी घर में बहू के रूप में उतरी थी जब तो मान लिया 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। अब तो कोई कमी नहीं, राम की महती कृपा है। इतने घर बनवाए, गांव का घर भी बनवा दो। मेरे लिए तो वही घर मंदिर है जहां बहू बनकर आई। तुम भी उसी घर से निकलकर विधायक और मंत्री बने हो। मेरी उस याद को भी जगह और सजा दो जहां हमारा मिलन हुआ था। मंत्री जी ने कई बार संतोष का दर्शन समझाया। देखो, मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। लखनऊ में 2 कोठियां खड़ी हैं, मसूरी में विला है, गांव में क्या रखा है। नेहरू जी ने गांव में संस्कृति विहीन और अंधियारे कहकर गांधी जी को लिखा था। गांव किस काम के, वे देश को कैसे चमका सकते हैं। तुम गांव के घर को अपने प्रेम का ताज बनाने पर उतारू हो। तुम कहो मैं मुंबई कलकत्ते जहां कहो तुम्हारे लिए ताज बनवा दूं। नेहरू जी के कथन की अवमानना करने की मत कहो। पत्नी भले ही उस समय चुप हो जाती थी, पर कुछ दिन बाद फिर वही राग शुरू हो जाता था। कहीं से माल आया था। गांव के घर को लेकर मान मनोवल का दौर चल रहा था। कई दिन मंत्री जी को मंत्राणी के पास नहीं फटकने दिया गया। मंत्री जी ने प्रेम विवाह किया था। बीच बीच में मंत्री जी अपने मुसाहिबों को साथ दूसरे तानपुरे भी तुनतुना लेते थे। पर अपना बाजा अपना ही होता है। वह बात मंत्र की तरह कंठस्थ था। उन्हें मंत्राणी की जिद के सामने झुकना पड़ा। इस बात पर रजामंदी हुई कि गांव का घर मंत्राणी को ही बनवाना पड़ेगा। इस देश के लोग खाने पीने के बहुत होशियार हैं, नजर उन्हें रखनी पड़ेगी। मंत्री जी आते जाते रहेंगे। इस बात पर मंत्राणी ने उनकी तरफ देखा, पर मुंह में आई बात गटक गई। सवाल उठा कि वे कहाँ रहेंगी। एक तो गांव में रहने की आदत छूट गई है, दूसरे यह मकान टूटेगा भी तो ही बनेगा ना। आपका रास्ता यह निकल गया कि वे 2 किलोमीटर दूर नहर जमन का डाक बंगला बुक करा लेंगे। कार साथ रहेगी। सवेरे चली गई, काम धाम देखा, जब चाहे लौट आई। वे इस बात पर बहुत कुनमुनाई। पति के बिना घर भूत का बसेरा है। पति प्रेम के मुहावरा ही उलट दिया। मंत्री जी ने हंसकर कहा, सिक्योरिटी भी रहेगी। और दूसरे तीसरे दिन मंत्री जी अपना दौरा उसी दिशा में रखेंगे। दिन में काम, रात में भी काम, कहकर आंख दबा दी। दोनों हंसकर चल दिए। यह तो हुई कार्य योजना यानी प्लानिंग। काम शुरू होने में कुछ दिन तो टाल मटोल होती रही। फिर एक दिन मंत्राणी ने पीठ दिखा दी तो मंत्री जी को लगा उतना ही खींचो जिसमें टूटने का खतरा कम हो, कि डोर जब तक बनी रहे और तनी रहे तब तक अच्छी है। चुनाचे मंत्री ने सोचा कि पैसे का मुंह क्या देखना, आता जाता रहता है। मकान का काम शुरू करवा दिया। एक आदमी को जिसने पहले भी नामी बेनामी प्रॉपर्टी बनवाई थी, साइट पर बुला लिया था। वह मंत्राणी के साथ रात को सुरक्षा में रहता था। दिन में तामीर स्थल पर तामीर कराता था, सामान्य का हिसाब रखता था, डांटता फटकारता था।
जब तामीर का काम शुरू हुआ तो मौसम निभाया था। मकान टूटने में भी समय लगा। जब मकान टूटकर मैदान साफ हुआ तो नींव डाली गई। गांव वालों ने इस बात की खुशी भी जाहिर की कि मंत्री जी गांव में रहेंगे तो गांव आगे बढ़ेगा। मंत्री आते चले जाते, गांव के लोगों की पीठ थपथपा देते। जनता भी खुश और मंत्री भी खुश। पर क्यों, यह जनता को पता नहीं था। मंत्री जरूर समझ रहे थे, पीठ थपथपाने से मात्र मंत्राणी यहां सुरक्षित रहेगी। जैसे मंत्री के 1000 दुश्मन हैं, बिना देश सेवा कोई मंत्री कैसे बन सकता है। मौसम ठंडाने लगा था। अपने जिस मातबर आदमी को देखभाल के लिए बुलाया था उसे ठंड महसूस होने लगी थी। रात भर शुकुड़ा पड़ा रहता था। मंत्री का दौरा पास के कस्बे में हुआ था। जब से गांव में मकान बनना शुरू हुआ था तब से मंत्री जी को उस क्षेत्र में आने का समय मिलने लगा था। अतः किसी न किसी बहाने लोग उन्हें बुलाने भी लगे थे। वे भी खुश होकर आते थे। पास वाले कस्बे में उन्हें देशभक्त सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह सम्मान कभी भी किसी नेता को दिया जा सकता है। उसमें उन्हें जनता की तरफ से चांदी की तलवार, राष्ट्र ध्वज, चांदी से मढ़ा नारियल और शॉल भेंट किया गया था। जब आए तो हस्ब मामूल कार फूलों से लदी थी। गांव में आते वक्त यह सोचकर मंत्रियों का स्टाफ भी कार में फूल रखवा लेता, पता नहीं वहां फूल उपलब्ध हों या ना। बिना फूल लदी कार के मंत्री कैसा। मंत्री जी की कार जब लदी लदी फदी आई तो मंत्राणी खुश हुई। लेकिन एक घटना भी हो गई। रात को जब खाना खाकर बैठे तो वहीं आदमी आकर खड़ा हो गया, बोला, 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए सरकार, ओढ़ने को कपड़ा नहीं, वगैरह वगैरह। मंत्राणी ने प्रतिवाद किया, छुट्टी कैसे दी जा सकती है, देखभाल कौन करेगा, यहां भी हम अकेले रह जाएंगे। मंत्री जी बड़ी अड़दप में फंस गए। मंत्राणी भी मस्जिद के खिलाफ जाकर कैसे छुट्टी दे दे। थोड़ी देर टहलते रहे, फिर बोले, ऐसा करो फिलहाल इससे काम चला लो, कोई देखे नहीं, चादर इसके ऊपर लगा लेना, सवेरे उठकर तह करके मैम साहब के पास रख देना, अगली बार आएंगे तो तुम्हारे लिए कंबल और पहनने को गर्म कपड़ा लेते आएंगे। उन्होंने फिर दोहराया कि तुम इस बात का जिक्र तक न करना कि तुम ठंडा ओढ़कर सोते हो, तुम झंडा ओढ़कर सोते हो। झंडा बहुत पवित्र होता है, उनको श्रद्धा भाव में रखा जाता है। जो गलत ढंग से इस्तेमाल करता है उसे जेल भी जाना पड़ता है। वह घबराया। मंत्री ने ढांढस बनाया, इसमें डरने की कोई बात नहीं, बस किसी को खबर न होने देना कि तुम झंडा ओढ़कर सोते हो। वैसे तो हम हैं ही ना। मंत्री ने देशभक्त और सम्मान स्वरूप मिला वह ध्वज उसे आदर और सम्मान के साथ सौंप दिया। वह खुश हो चला गया। पत्नी ने कहा कि इस बात का ध्यान रखना, यह झंडे को बाहर लेकर न जाए। मंत्राणी बोली, ओढ़कर ही सोएगा, मरे हुए लोगों को लपेटा जाता है। मंत्री को अच्छा नहीं लगा। वे बोले, संविधान में लिखा है कि झंडे को सम्मान किया जाना चाहिए। मैं तो वैसे भी मंत्री हूं, शत्रु तुरंत बवंडर मचा देंगे, यह मकान वकान सब धरा रह जाएगा। मंत्री जी का फोन बजा तो उस पर कॉलर ट्यून बज रही थी, आन न जाए जान भले ही जाए। मंत्री जी के हाथ मोबाइल एकाएक छूट गया, टूटते टूटते बचा। जैसे देश का विकास हो रहा है वैसे ही लोग अपने घरों और मोहल्लों का विकास कर रहे हैं। गाना बजाना भी शामिल है। यह बात अलग है कि वे उत्सव को कैसे अंजाम देते हैं। इन दिनों देश के बिल्डर्स ही विकास की महती भूमिका निभा रहे हैं।
वैसे 100 साल पहले जब नई दिल्ली बनी तभी इन्हीं बिल्डर्स के पोबारा थे। वे जमीन का जुगाड़ बैठाते और निर्माण में लग जाते। जुगाड़ कई तरह से किया जाता है। कब्जे के द्वारा, वीआईपी यानी मानियों से सांठगांठ करके, दूसरों की जरूरत और मजबूरी का फायदा उठाकर, कम दाम पर किसानों को उल्टे उस तरह से मोड़कर, अफसरों के साथ हिस्सा बांटकर, येन केन प्रकोरण जमीन आए फिर काम चालू। मोहल्ले में तामीर का काम चालू था। बहुत हाई फाई नहीं, दरमियाना जो फ्लैट्स तैयार हो गए थे वे खरीदारों के सुपुर्द कर दिए गए थे। जिन्हें मिल गए वे साज सवार में लग गए थे। एक साहब ने अपने पहले का फ्लैट चौथे माले में बदल लिया था। लिफ्ट सीमित समय के लिए चलती थी, इसलिए उन सज्जन ने एक आदमी जीने पे सामान ढोने के लिए दिहाड़ी पर रख लिया था। जब लिफ्ट बंद रहती तो सामान सीढ़ियों से ढोता था। नया घर सजाना और सामान करीने से लगाना बहुत बड़ा दुविधाजनक मामला है। यहां से उठाओ वहां रखो, वहां से उठाओ यहां रखो। कभी भारी सामान उठाना पड़ता था, कभी हल्का। भारी सामान सिर पर रखने के लिए कपड़े से बनाई गई इडवी का इस्तेमाल करता था। कभी जब फुर्सत मिलती तो इडवी को तकिए की तरह सिर के नीचे लगाकर झपकी ले लेता। इडवी का रंग थोड़ा चटक था। एक रोज उसके मालिक ने पूछा, तेरी इडवी का रंग इतना चमकदार कैसे है? बाजार में मंजू की इडवी मिलती है, मजबूत भी होती है और मस्त सस्ती भी है। वह बोला, मालिक यह तो मुफ्त के बराबर है। कैसे? चुनाव के दिनों में जो लोग झंडे छतों पर छोड़ देते हैं उनकी इडवी अच्छी भी बनती है, मुलायम भी। मूंज की इडवी गंजे सिर पर चुभती है। लोगों को पता चल गया कि तू बोझ उठाने के लिए उनके झंडों की इडवी बनाता है तो लोग मारेंगे तुझे। अजी, इसमें तो सरकारी झंडा भी रहता है, उस पर तो सबका बराबर अख्तियार है। मालिक चौंक पड़ा। यह तो कानूनन जुर्म है। सरकार को पता चल गया तो पकड़कर भीतर कर दिए जाओगे। नहीं मालिक, जनता का झंडा है, उसका तो उपयोग जनता ही कर सकती है। कल तुम कहना राष्ट्रपति का झंडा तो राष्ट्रपति भवन में भी जनता का हुआ, हम भी तो उसमें ठहरेंगे, टपका दिए जाओगे। यह तो वही कहावत हुई कि सब कुछ तुम्हारा पर कोठी कुठेलों को हाथ नहीं लगाना। हर देश के कायदे कानून होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, सबको अपना पालन करना होता है। उन्हीं की रक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं, उनका पालन न किए जाने पर सजा मिलती है। झंडा देश या पार्टी के सम्मान का प्रतीक है, पहचान है। उसे मिटाओगे तो खुद मिट जाओगे। उसके अलावा उसका उपयोग दंडनीय है। झंडा गीत सुना नहीं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला है। किसी जमाने में हर कोई इसे गाता था। वह बेचारा बहुत परेशान हो गया, इडवी को उल्टने पलटने लगा। सोचकर बोला, स्कूलों में बच्चे अभी गाते हैं, लेकिन मालिक जब झंडे इतने खतरनाक हैं तो इन्हें लोग लटकते हुए क्यों छोड़ देते हैं, उतार कर क्यों नहीं ले जाते? फिर सोचकर बोला, तो मालिक हम मूंज का इडवा खरीद लेंगे। वह सुस्त होकर थोड़ी देर बैठा, इका अक बोला, मालिक देखे का ही तो पाप है, अगर हम इसे ढक लें तो कोई देख लेगा और बड़ा जुर्म हो जाएगा। अगले दिन वह कीचट कपड़े में इडवी को लेकर आया। यह इडवी कल वाली इडवी से भी मोटी थी। मालिक ने देखा और मस्क कराया, क्योंकि वह कल वाली भी वही पंक्ति गुनगुना रहा था जो मालिक ने बताई थी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,